स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ वेग नियतांक और सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या में, सक्रियण ऊर्जा तो वही रहती है लेकिन सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो अभिक्रिया वेग जो होता है वो ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, क्योंकि ताप बदलने पर वेग नियतांक में परिवर्तन होता है, जिसे हम आर्यनीय समीकरण में स्पष्ट कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश परिवर्तित होता है। कि पहले मान लो अगर 10 अणु सक्रिय थे, अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो 20, 25, 30 अणु सक्रिय हो जाते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन आज हम करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, तो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो जो वेग होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर हम 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिसे हमने ताप गुणांक के रूप में लिखा था KT+10/KT बराबर 2 से 3। 2 से 3, अगर यहाँ 2 से 3 लिखा है तो 2 से 3 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर चुका हूँ आर्यनीय समीकरण करवाने से पहले। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें। आप YouTube पर सर्च करें शशि सिडाना, और उसमें प्ले लिस्ट के अंदर केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप रासायनिक बलगतिकी के सारे जो पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। तो KT+10/KT बराबर 2 से 3, KT+10/KT बराबर 2 से 3, इसको हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक, तो डेफिनेशन क्या है ताप गुणांक की? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर, टेम्परेचर का कितना अंतर है? 10 डिग्री। यहाँ लिखा है T+10 और यहाँ लिखा है T, यानी पहले टेम्परेचर T डिग्री था, अब T+10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, जिसका मान 2 से 3 होता है। तो ये पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब कि ताप बढ़ाने पर वेग में वृद्धि जो होती है वो 2 कारकों पर डिपेंड कर सकती है। एक तो जो पहले बताया गया वो था संघट आवृत्ति में वृद्धि, संघट आवृत्ति में वृद्धि। तो संघट आवृत्ति भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है संघट आवृत्ति? इकाई आयतन में 1 सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या, इकाई आयतन में 1 सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या, इकाई आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, इकाई आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या संघट आवृत्ति कहलाती है। अब होता क्या, देखो, जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अणु तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। तो जब तेजी से इधर उधर गति करेंगे तो कॉमन सी बात है कि वो उनके टकराने की संख्या, टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है
फलस्वरूप वेग बढ़ता है। तो ये माना गया, एक कारक तो ये माना गया कि ताप बढ़ाने पर संगठ आवृत्ति बढ़ती है। संगठ आवृत्ति क्या है? इकाई सेकंड में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन ये पाया गया, जब प्रैक्टिकली फाइंड किया गया तो ये पाया गया गतिज ऊर्जा तो बढ़ी मात्र 2 से 3%। 2 से 3%, परसेंट हटाएं तो बटे में 100 आएगा, यानी 2/100 से लेके 3/100 तक। लेकिन वेग जो बढ़ा वो बढ़ा 200% से 300%। अब परसेंट हटाएं तो बटे में 100 आएगा, तो 200/100 से 300/100, यानी 2 से 3, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा तो मात्र 2 से 3 बढ़ती है, और वेग जो होता है वो 200 से 300% बढ़ जाता है। इसका मतलब केवल ये कारक जो है वो ताप के साथ वेग बढ़ने की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ताप के साथ वेग बढ़ने का कारण संगठ आवृत्ति होता तो फिर गतिज ऊर्जा भी यहाँ 200 से 300% बढ़ती और वेग भी 200 से 300% बढ़ता। जबकि ये पाया गया गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ी? मात्र 2 से 3%, और वेग कितना बढ़ा? 200 से 300%। अतः हम केवल संगठ आवृत्ति में वृद्धि को ताप के साथ वेग में परिवर्तन नहीं मान सकते। भाई ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ा है, इसका कारण संगठ आवृत्ति में वृद्धि है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इसका कारण ये होता तो जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ती उतना ही वेग बढ़ता। तो फिर दूसरे कारक की व्याख्या और की गई, एक कारक की व्याख्या और की गई, प्रभावी संगठ वृद्धि। दूसरा कारक जो व्याख्या की गई, प्रभावी संगठ वृद्धि। प्रभावी संगठ क्या होती है? प्रभावी टक्करें क्या होती हैं? जो उत्पाद बनाने में सक्षम होती हैं, और दूसरी टक्करें होती हैं अप्रभावी, जो उत्पाद नहीं बना सकती। तो प्रभावी संगठ वृद्धि, तो एक तो टक्कर होती है जो उत्पाद बनाने में सक्षम नहीं है, वो तो होती है अप्रभावी, और दूसरी होती है जो उत्पाद बनाने में सक्षम है, वो होती है प्रभावी टक्कर। अब प्रभावी टक्कर किसकी होगी? जिन अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा होगी, दहलीज ऊर्जा होगी। ये पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था दहलीज ऊर्जा को। जिन अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा होगी वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे, वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे और उत्पाद बना देंगे। अब ऊर्जा अवरोध का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ऊर्जा अवरोध में हमने डिस्कस किया था ये ग्राफ यूं चलता है, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है। अभिकारक से उत्पाद बनाना है तो हमें ये बैरियर जो है, ये अवरोध जो है, ये पार करना होता है। अब इसमें दहलीज ऊर्जा क्या थी? अगर जीरो से देखें टोटल ऊर्जा को तो ये दहलीज ऊर्जा है। जीरो से टोटल एनर्जी देखें तो ये दहलीज ऊर्जा है। दहलीज ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास पहले से है, तो इतनी तो पहले से ही है इनके पास। बाकी की जो हमें देनी होती है ये वाली, ये होती है सक्रियण ऊर्जा। यानी जिन अणुओं की ऊर्जा, जिन अणुओं को हम सक्रियण ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करवा देते हैं, उनकी ऊर्जा जो होती है वो दहलीज ऊर्जा को पार कर जाती है, और दहलीज ऊर्जा से, यानी दहलीज ऊर्जा से ज़्यादा हो जाती है। दहलीज ऊर्जा से ज़्यादा होते ही वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं और उत्पाद बना देते हैं। तो जिन अणुओं को सक्रियण ऊर्जा या इससे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा हम प्रोवाइड करवा देते हैं जिन अणुओं को, उनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कुछ तो उनके पास ऑलरेडी थी
और अगर इतनी अपने प्रोवाइड करवा दें तो फिर उनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे और उत्पाद बना देंगे। तो यही देखा गया कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है तो सक्रिय अणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश दुगना हो जाता है, यानी 2 से 3 गुना हो जाता है, जिससे वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है। तो मेन कारण यही है कि ताप बढ़ाने पर प्रभावी संगठन में वृद्धि होती है, यानी सक्रिय अणुओं का अंश, यानी सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश पहले से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे वेग भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग में वृद्धि का कारण सक्रिय अणुओं के अंश का दुगना होना है। अब क्लियर करें इस बात को। तो इसके लिए मैक्सवेल और वोल्ट्जमैन ने एक सांख्यिकी का प्रयोग किया था। मैक्सवेल और वोल्ट्जमैन ने मैक्सवेल और वोल्ट्जमैन, अब इन्होंने एक ग्राफ दिया अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच। अब इस एक्स अक्ष पर तो है ऊर्जा और वाई अक्ष पर है अणुओं का अंश। किसी भी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा निश्चित होती है, तो ये मैंने पॉइंट मान लिया यहाँ सक्रिय ऊर्जा का। भाई इतनी ऊर्जा, 0 से लेके इतनी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा है। जिन अणुओं के पास कम से कम इतनी ऊर्जा होगी वो ही उत्पाद बनाने में सक्षम होंगे। अब अगर ग्राफ देखें मैक्सवेल और वोल्ट्जमैन की सांख्यिकी का, तो वो ग्राफ यूं आया, ये वो वक्र था। तो अब ये अणुओं का अंश है सारा, ये अणुओं का अंश है वाई अक्ष के ऊपर, ये अणुओं के अंश को शो कर रहा है। ये अणु का अंश है, ये अणु का अंश है, ये अणु का अंश है, ये अधिकतम अणुओं का अंश है, अधिकतम अणुओं का अंश है। और ये जो एरिया है ये उन अणुओं का अंश है जो मैंने रेड किया है। ये वो अंश है जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा है। इतने अंश की ऊर्जा जो मैं अब डॉट लगा रहा हूँ, जिसमें इतने अंश की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से कम रह गई। आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा सक्रिय ऊर्जा का था, तो इतने अंश की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से कम रह गई, तो ये उत्पाद नहीं बना सकते। क्रॉस कर दिया मैंने इस पे, तो ये उत्पाद नहीं बना सकते क्योंकि इनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से कम है। और इतने अंश की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी है, देखो आप यहाँ तक है तो इससे ज़्यादा भी है। तो ये अणु इतना अंश ही जो रेड किया हुआ है उत्पाद बनाने में सक्षम है। और अणुओं के अंश का वह मान, अधिकतम मान, ये अधिकतम अणुओं का अंश यहाँ शीर्ष वक्र का, यहाँ जो ऊर्जा की वैल्यू है ये वाली जो ऊर्जा की वैल्यू है ये है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अब क्या होती है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा? ऊर्जा का वह मान, ऊर्जा का वह मान जो अणुओं के अधिकतम अंश द्वारा रखा जाता है। मैक्सिमम जो पोर्शन है अणुओं का वो यही है। क्लियर? तो मैक्सिमम फ्रैक्शन यही है अणुओं का। तो ऊर्जा का वह मान जो अणुओं के अधिकतम अंश द्वारा रखा जाता है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। अब जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया गया, अब पहला ग्राफ आया, ये T डिग्री पर है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर।
T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है ये ग्राफ। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया गया, T प्लस 10 डिग्री ताप कर दिया गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया गया। अब क्या होगा देखो, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है तो वक्र का जो शीर्ष था वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो पहले देखो वक्र का शीर्ष ये रहा, अब वक्र का शीर्ष जो है वो दाईं ओर खिसक गया है, ये आ गया वक्र का शीर्ष। वक्र का शीर्ष या वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश, अब आप देखो ये सक्रियण ऊर्जा का मान है, अब ये अंश जो है इतना पार्ट जो है ये वाला, ये मैंने ग्रीन किया है। तो पहले रेड पार्ट प्रोडक्ट बना सकता था क्योंकि इसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा थी, पर अब जो मैंने ये पूरा ग्रीन कर दिया, जो पहले रेड था वो भी इंक्लूड है इसमें, अब ये पार्ट उत्पाद बना सकता है क्योंकि इसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले जो भाग पार्ट था, पहले जो हिस्सा था जो उत्पाद बना सकता था वो इतना था, अब जो हिस्सा है वो इतना है, यानी ये हिस्सा जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ गया है। यानी सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे वेग भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने सांख्यिकी का अपने ग्राफ का यूज़ करते हुए ये स्पष्ट किया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये जो टेम्परेचर है रेड वाला ये T प्लस 10 है, पहले टेम्परेचर कितना था T डिग्री, अब कर दिया T प्लस 10 डिग्री। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वक्र जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश 2 से 3 गुना बढ़ेगा, वैसे ही प्रभावी टक्करें 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगी, जो उत्पाद बनाने में सक्षम होंगी, जिससे वेग भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या की गई सक्रियण ऊर्जा के माध्यम से। तो संघट आवृत्ति बढ़ती है, लेकिन संघट आवृत्ति उतनी नहीं बढ़ती जितना वेग बढ़ता है, इसलिए इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हुए प्रभावी संघट वृद्धि की व्याख्या की गई। प्रभावी संगठें वो होती हैं जो उत्पाद बनाने में सक्षम होती हैं, प्रभावी टक्कर वो होती है जो उत्पाद बनाने में सक्षम होती है, और उत्पाद बनाने में वही टक्कर सक्षम होगी जिन अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी। दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं में कुछ ऊर्जा तो पहले से ही होती है, बाकी की जो हमें प्रोवाइड करवानी होती है वो होती है सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज़्यादा जिन अणुओं के पास ऊर्जा है वो उत्पाद बना पाते हैं। तो जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया तो रेड पार्ट जो था, रेड अंश जो मैंने आपको दिखाया था वो उत्पाद बना सकता था, लेकिन जब T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया गया तो ये पाया गया कि वक्र का जो शीर्ष है वो दाईं ओर खिसक जाता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी पहले से डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है, अतः वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है। तो यह था टॉपिक हमारा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अगले टॉपिक की बात करें सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था। सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था, तो अगला पार्ट है हमारा सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है उसको फिर देख लें एक बार। वही ग्राफ हमारा सक्रियण ऊर्जा वाला ग्राफ जो हम पहले भी बना चुके हैं, वो ग्राफ हम वापस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये ग्राफ था अपने पास, यहां तो थी स्थितिज ऊर्जा, और यहां थे अभिक्रिया निर्देशांक, यानी अभिक्रिया की प्रगति। अभिक्रिया की प्रगति भी कह सकते हैं, अभिक्रिया निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास आया था।
ये ग्राफ आ गया अपने पास। फिर देख लें, जीरो से काउंट करें और टोटल एनर्जी जो हमारे को चाहिए वो होती है दहलीज ऊर्जा। तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारक अणुओं के जो न्यूनतम ऊर्जा का मान है वो दहलीज ऊर्जा कहलाता है। इसमें से कुछ ऊर्जा अभिकारकों के पास पहले से ही होती है, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। बाकी की ऊर्जा जो हमें उपलब्ध करवानी होती है ताकि उनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर हो सके या उससे ज़्यादा हो सके, वो ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो न्यूनतम ऊर्जा उपलब्ध करवानी होती है, क्योंकि टोटल इतनी चाहिए, इतनी में से इतनी तो इनके पास है, बाकी की जो हमें उपलब्ध करवानी होती है वही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? तो वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक मतलब जो चाहिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद बनाने में सक्षम होती है वो तो होती है दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा अभिकारक पहले से रखते हैं और बाकी की जो आवश्यक होती है, जो हमें उपलब्ध करवानी होती है, वो होती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम कह सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा जो है वो दहलीज ऊर्जा, ये डिस्कस की हुई हैं बातें अपने, दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। तो ये दहलीज ऊर्जा थी। इसमें से अगर हम अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा घटा दें तो सक्रियण ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी। अब संक्रमण अवस्था की बात करें। भाई संक्रमण अवस्था क्या है? सक्रियण ऊर्जा के बाद संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या है? संक्रमण अवस्था ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो ये जो अवस्था आती है जिसकी ऊर्जा का मान सर्वाधिक है, तो यहाँ आप देखें तो इसकी ऊर्जा का मान सर्वाधिक है, तो यही अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसकी ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, उसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। और संक्रमण अवस्था में जितने भी अभिकारक के अणु होते हैं वो सारे ढीले ढाले बंधों, लूज बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है AB प्लस CD, AB और CD के बीच अभिक्रिया हो रही है। अब बीच में संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था के बाद ये अभिकारक हैं AB प्लस CD, बीच में बनेगी संक्रमण अवस्था, फिर बनेगा उत्पाद। उत्पाद जो बना वो बना AC प्लस BD, AC प्लस BD, यानी ये C इधर आ गया और B इधर चला गया, ये उत्पाद बना। अब होगा क्या? देखो अभिकारक क्या था? AB। तो संक्रमण अवस्था में क्या होगा? A और B के बीच का बॉन्ड टूटने लग गया, C और D के बीच का बॉन्ड भी टूटने लग गया। AB और CD थे तो A और B के बीच का बॉन्ड टूटने लग गया, C और D के बीच का बॉन्ड टूटने लग गया, A और C के बीच का बॉन्ड बनना शुरू हो गया, B और D के बीच का बॉन्ड भी बनना शुरू हो गया। इस प्रकार अभिकारक के जितने भी अणु थे, जितनी भी स्पीशीज थी, वो सारी ढीले ढाले बंधों से जुड़ गई। यही अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। और इस पर यह ढीले ढालों वाली बंधों वाली जो स्पीशीज बनी है, इसे हम बोलते हैं सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ सक्रियत संकुल का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था में जो स्पीशीज बनती है उस स्पीशीज को सक्रियत संकुल कहते हैं। क्लियर? सक्रियत संकुल। अब सक्रियत संकुल जो है वो यहाँ है। अब यहाँ मान लो एक आदमी बैठा है, उसको किस साइड उतरेगा? वो इस साइड भी उतर सकता है और इस साइड भी उतर सकता है। तो वो इस साइड भी उतर सकता है, उत्पाद भी बना सकता है और हो सकता है वो वापस अभिकारक भी बना दे। इस प्रकार हमारी बुक्स में कहा होता है अभिकारक और संक्रमण अवस्था के बीच की स्थिति उत्क्रमणीय होती है
और संक्रमण अवस्था और उत्पाद के बीच की स्थिति अनुत्क्रमीय होती है। यानी संक्रमण अवस्था जो होती है, सक्रियत संकुल जो होता है वो वापस अभिकारक में भी बदल सकता है और उत्पाद में भी बदल सकता है। क्लियर, दोनों स्थितियां इसके साथ होती है, क्योंकि यहाँ जो बैठा है वो इधर भी आ सकता है और वो इधर भी आ सकता है। तो वो वापस अभिकारक में भी बदल सकता है और उत्पाद में भी बदल सकता है। तो संक्रमण अवस्था क्या होती है? संक्रमण अवस्था अभिक्रिया की वह अवस्था है जिसमें सभी अभिकारक स्पीशीज ढीले ढाले बंधों से जुड़ी होती हैं और इसकी ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होती है और इसमें जो स्पीशीज बनती है उसे हम सक्रियत संकुल कहते हैं। और सक्रियत संकुल जो होता है वो उत्पाद में बदल सकता है और वापस अभिकारक में भी बदल सकता है। अब इसके आगे चले हम इस ग्राफ में, तो अभिक्रिया की एंथैल्पी हम लोग और डिस्कस कर लें कि अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या है। अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या है? तो ये तो थी अभिकारकों की ऊर्जा, और इसी ग्राफ में अगर अपने देखें तो ये है उत्पादों की ऊर्जा। अब उत्पादों की ऊर्जा वाला देखें तो ये उत्पादों की ऊर्जा है इतनी, और अभिकारकों की ऊर्जा देखें तो ये अभिकारकों की ऊर्जा है इतनी। क्लियर। अब उत्पादों की ऊर्जा ये है और अभिकारकों की ऊर्जा ये है, दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसे ही हम अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं, डेल्टा एच। तो अभिकारकों की औसत ऊर्जा व उत्पादों की औसत ऊर्जा के बीच का अंतर डेल्टा एच यानी अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। तो अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है? उत्पादों की औसत ऊर्जा और अभिकारकों की औसत ऊर्जा के बीच का अंतर अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया एंथैल्पी हो गई, ये ढीले ढाले बंधों वाली स्पीशीज सक्रियत संकुल हो गया, ये अवस्था संक्रमण अवस्था हो गई। कुल ऊर्जा जो चाहिए वो दहलीज ऊर्जा हो गई, उसमें से कुछ ऊर्जा अभिकारकों के पास पहले से होती है, वो उनकी औसत ऊर्जा हो गई, बाकी की जो हमें प्रोवाइड करवानी होती है वो सक्रियण ऊर्जा हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या की, एक संक्रमण अवस्था और सक्रियण ऊर्जा की चर्चा की। यदि आपको टॉपिक समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।